वेलकम टू द टेक्नो फेयर। मैं केश मिश्रा आप सभी का अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। ध्यान दीजिएगा, ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर मैं आपसे करंट अफेयर से संबंधित जो है दो क्लासेज इस पे होती हैं, जिसमें एक सुबह वाली ये क्लास है और एक शाम को एक मेंस के टॉपिक पे जो करंट अफेयर से संबंधित होता है उस पर एक वीडियो आपको 15-20 मिनट का अपलोड किया जाता है, उसको भी जरूर देखा करिए। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट पीएससी के कर रहे हैं, किसी गवर्नमेंट एग्जाम की कर रहे हैं, तो आपके लिए चैनल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इस पे आपकी इकोनॉमिक्स का फाउंडेशन बैच भी चलता है, साथ ही करंट अफेयर की पूरी तैयारी। आप अगर कहें कि जीएस 3 की पूरी तैयारी कराई जाती है तो गलत नहीं होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपसे कुछ और बताना चाह रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिए। देखिए, अगर आप नए हैं तो आप समझ लीजिए कि यहाँ सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। और साथ ही ये बताऊंगा कि आज मैं क्या लेकर आया हूँ आपके लिए। देखिए, सबसे पहले आज हम देखेंगे कि हाल ही में आपने देखा है कि यूके के इलेक्शंस हुए हैं और उसमें जो ऋषि सुनक हैं वो प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं, नए प्रधानमंत्री स्टारमर रहे हैं। तो ऋषि सुनक का जो टर्म था वो जनवरी 2025 तक था। बट वाई ऋषि सुनक कॉल्स फॉर अर्ली इलेक्शंस? इतने जल्दी इलेक्शंस करवाने की उनके पास क्या जल्दबाजी थी और व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड हिज डिफीट? उनकी डिफीट के पीछे के रीजंस क्या हैं? इन सभी को हम पड़ताल करेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि इनके इस इलेक्शन से और इनकी हार से रवांडा डिपोर्टेशन बिल जो ये लाए थे और इन्फेक्टेड ब्लड स्कैंडल जो इन्होंने डिस्क्लोज किया था, आखिरकार उससे क्या संबंध है? इस चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे और बहुत अच्छे से इन चीजों को समझेंगे। इसलिए आइए बात करते हैं। देखिए, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मेरी करंट अफेयर की क्लास डेली सुबह 9 बजे होती है और लाइव होती है, रिकॉर्डेड होती है, बट आ जाया करिए। ठीक है, सभी लोग आ जाया करिए। और दूसरी एक करंट अफेयर की क्लास जो है आपकी 8:30 पे अपलोड होती है, 8:30 PM पे शाम को। ठीक है, और साथ ही इंडियन इकोनॉमी का एक फाउंडेशन बैच है। फिर आप यूपीएससी यूपीपीएससी किसी की तैयारी कर रहे हो, बहुत जबरदस्त कोर्स है, इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, पेड बैच है। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, सारी जानकारी मिल जाएगी। साथ ही आप इग्नोफेयर बाय केएस सर के नाम से सर्च करके टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहीं पर आपको ये सारे पीडीएफ मिलने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा। आइए बात करते हैं। देखिए, अभी स्टारमर जो है वहां के नए पीएम बन गए हैं और नए पीएम बनते ही इन्होंने क्या किया, ऋषि सुनक के द्वारा लाई गई कई योजनाओं को, यहाँ तक कि रवांडा डिपोर्टेशन बिल पे भी इन्होंने रोक लगा दी है। ठीक है, और साथ ही इन्होंने बताया कि हम यहाँ पे चेंज लाएंगे, साथ ही रिबिल्ड करेंगे फेथ इन पॉलिटिक्स। देखो, ये लेबर पार्टी से संबंधित है और लेबर पार्टी वही पार्टी है जो बेसिकली जब हमारा देश आजाद हुआ था, ठीक है, तो उस समय वो सत्ता में थी। ठीक, ध्यान दीजिएगा। क्लीमेंट एटली याद होंगे आपको, वो लेबर पार्टी से संबंधित थे। ठीक है, तो आइए हम आगे बात करते हैं, आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि व्हाई ऋषि सुनक हैज कॉल्ड फॉर अर्ली इलेक्शंस इन यूके। ठीक है, तो बहुत ज्यादा, जबकि जनवरी 2025 में इनका टर्म खत्म हो रहा था, इसके बावजूद भी इन्होंने इलेक्शंस को जल्दी करवाया और खैर रेस से बाहर हो गए। ठीक है, तो क्यों, आखिरकार क्या रीजन था इनके डिसीजन के पीछे? देखो क्या है, जब ये प्रधानमंत्री बने थे, आपने देखा था कि इनसे पहले जो प्रधानमंत्री थी तो उनको क्या करना पड़ा था, यही महंगाई और कुछ गलत डिसीजन की वजह से, इन्फ्लेशन को देखते हुए उनको इस्तीफा देना पड़ा था, बहुत भारी विरोध होने लगा था उनका। फिर इनको प्रधानमंत्री बनाया गया। अब ध्यान दीजिए, इन्होंने काफी सेवरल जो है अगर देखा जाए तो पॉजिटिव चेंजेस किए। ठीक है, जैसे मतलब जो डेवलपमेंट, पॉजिटिव डेवलपमेंट के लिए भी इन्होंने बहुत सारी योजनाएं लाई। ठीक है, और जगह जगह पर अपने भाषणों में इसके लिए बोलते भी रहे। जैसे इन्फ्लेशन था, इन्फ्लेशन जो वहां पर 11% के ऊपर था, वो धीरे धीरे, अगर अभी जल्दी ही वहां की जो नेशनल स्टेटिस्टिक्स के आंकड़े आए हैं उसमें 2.3% या 2.4% के आसपास इन्फ्लेशन है। ठीक है, इनको ये चीज अपॉर्चुनिटी लगी। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब ये इन्फ्लेशन का रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि हमने आपको पढ़ाया कि इन्फ्लेशन में बेस इफेक्ट काम करता है, पिछले साल के हिसाब से तुलना की जाती है। अब इनको ये चीज लगी कि अभी इन्फ्लेशन कम है, हो सकता है, पता नहीं किस चीज का इनको डर था कि हाँ जो है इन्फ्लेशन कम है, कहीं पता चले आने वाले 4-5-6 महीनों में बढ़ गई, तो हमारे अंदर जो अभी हमारे पास क्या है, सब पॉजिटिव चीजें चल रही हैं। जैसे अगर मैं इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करूं तो यूके की इकोनॉमिक ग्रोथ निगेटिव चल रही थी, रिसेशन में थी, उसको धीरे धीरे ये कंट्रोल होकर अभी लगभग में पॉजिटिव आ गई, 0.50% या 60% के आसपास में आ गई। ठीक है, आ गई थी। ऐसे में इनको लगा कि ये हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जो इतने टाइम से चल रही थी इकोनॉमिक ग्रोथ वो भी पॉजिटिव, और साथ में इन्फ्लेशन भी हमारी जो निगेटिव मतलब चल रही, मतलब बहुत हाई चल रही थी, वो कम हो गई। साथ ही इन्होंने एक रवांडा डिपोर्टेशन स्कीम लाई, जो बेसिकली ये जो स्कीम है, ये जो बिल है, ठीक है, ये बिल को बहुत टाइम से प्रयास कर रहे थे। सबसे पहले ये बिल लाया गया था जो पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है, इन्होंने क्या किया था, रवांडा देखो ये पूर्वी अफ्रीकी देश है, आप देखोगे तो यहाँ पे जो है बेसिकली कॉर्नर पे ईस्ट साइड में पड़ेगा। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक जो है एग्रीमेंट किया था बोरिस जॉनसन ने,
वहां की गवर्नमेंट से कि यहाँ के जो शरणार्थी हैं उनको क्या किया जाएगा, रवांडा में डिपोर्ट किया जाएगा। लेकिन इस पे क्या क्या था कि यहाँ जो है इस पे रोक लगा दी गई थी। बहुत सारे जैसे यूरोपियन ह्यूमन राइट कमीशन है और बाकी जो है यहाँ उसकी जो न्यायिक प्रक्रिया है, अदालत है, उन सब ने रोक लगा दी थी उस पर। ठीक है, अब ये बहुत टाइम से प्रयास कर रहे थे और फाइनली क्या हुआ कि हाउस ऑफ कॉमन से पास हो गया था बिल, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने भी उसको अप्रूव कर दिया। अब ध्यान देना, अप्रूव करने के बाद ये लॉ बन गया। अब इनको ये हुआ कि 10-12 सप्ताह में हम यहाँ से डिपोर्टेशन प्रक्रिया प्रारंभ कर देंगे। अब ये चीज इनको लगी कि ये हमारे लिए बहुत ही गोल्डन चांस है। अगर हम इस तरह इस समय इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं तो क्या होगा कि यहाँ जो है हम डेफिनेटली जीत जाएंगे 100%। और आगे 5 आगे हम जो भी हमारा टर्म है उसमें हम बने रहेंगे। अब ध्यान देना, अब लेबर पार्टी जो है जो इनकी विरोधी पार्टी है, तो वो भी पूरी जोर तोड़ से कोशिश कर रही थी। अब इनको ये अपॉर्चुनिटी इन्होंने भुनाने की कोशिश की, लेकिन क्या होता है वो गलत साबित हो गई। ठीक है, और कहते हैं कि अभी कम से कम 5 महीने रहते, लेकिन इन्होंने कुल्हाड़ी पर अपना पैर मार लिया। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा ऐसे में क्या हुआ आपको बताना चाहूंगा मैं। देखो, आखिरकार हम सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो रवांडा डिपोर्टेशन बिल है, ये रवांडा डिपोर्टेशन बिल क्या है, और खासकर जो है बेसिकली जो है कैसे इसने निगेटिव भूमिका निभाई इनको हराने में। ध्यान दीजिएगा, देखिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की अगर मैं बात करता हूं तो अपने कार्यकाल में बहुत जरूरी इनको जीत तब मिली जब शरणार्थियों को रवांडा भेजने के लिए जो इनके प्रयास थे, बहुत सारी आलोचना भी हो रही थी इनकी, इसकी बीच में भी इनको ब्रिटेन की संसद से मंजूरी मिल गई। ठीक है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने उसको जो है बेसिकली मंजूरी दे दी। ठीक है, रवांडा की सुरक्षा शरण और आव्रजन विधेयक। देखो, अफ्रीकी देश में शरणार्थियों को भेजा जाएगा। अब इस विधेयक से क्या किया गया है, जो रवांडा है उसको एक सुरक्षित देश मान लिया गया है। जबरदस्ती की बात है, कोई भी ह्यूमन राइट्स जो एजेंसीज हैं वो रवांडा को सुरक्षित देश नहीं मानती हैं, लेकिन सिर्फ शरणार्थियों को भेजने के लिए इनके द्वारा ये विधेयक लाया गया और उसमें रवांडा को जबरदस्ती डिक्लेयर किया गया कि वो सुरक्षित देश है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा ब्रिटेन में क्या हो रहा है, ब्रिटेन में बहुत रिकॉर्ड माइग्रेशन हो रहा है। ठीक है, और जो इंग्लिश चैनल है उस इंग्लिश चैनल को पार करके नावों से जो है शरणार्थी आ जाते हैं। ठीक, तो सरकार ने, अब ये आते क्यों है, देखो जो इनका मूल देश है, जैसे रवांडा की बात कर लें या कुछ अन्य देशों की बात कर लें, तो जैसे वहां पर वो हिंसा से, उत्पीड़न से या इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी से बचने के लिए छोटी छोटी नावों में भरकर और इसके बाद में इंग्लिश चैनल पार करते हैं। कभी कभी कई बार ऐसा हुआ है कि इंग्लिश चैनल को पार करते हुए वो बहुत रिस्की काम होता है, लेकिन वो लोग अपनी जान बचाने के लिए आते हैं। ठीक है, और भाग के किसी तरह से, और उसको क्या किया जाए, वहां पे नावें पलट गई हैं और लोगों की मौत हो गई, कई बार बच्चे भी मर गए हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा इस विधेयक की व्यापक रूप से आलोचना भी हुई और इसे अमानवीय और क्रूर करार दिया गया कि हाँ, ये किसी भी तरह से मानवाधिकार के हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि रवांडा में भेजना, रवांडा अभी भी मानवाधिकार के हिसाब से सही देश नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली रवांडा सुरक्षा विधेयक, मतलब रवांडा एक सुरक्षित देश है। रवांडा सुरक्षा विधेयक के अनुसार अगर हम बात करें तो बेसिकली दसियों हजार शरणार्थियों को रवांडा निवासित कर दिया जाएगा। अब इसमें क्या कहा गया कि देखो, दो चीजें मैं आपको बताता हूं, ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लेते हैं किसी भी देश से शरणार्थी वहां पे पड़े हैं, उनको क्या किया जाएगा, रवांडा डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और रवांडा डिपोर्ट कैसे किया जाएगा, उनको सिर्फ एक तरफ से सरकार, जानते हो कितना खर्चा करेगी, इसके लिए सरकार ने रवांडा में जो एग्रीमेंट किया है 1100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का एग्रीमेंट किया है कि आप हमारे यहाँ के शरणार्थियों को लो, हम आपके यहाँ पे क्या करेंगे, 1100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे। रवांडा खुश है कि उसके यहाँ 1100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, छोटा देश है, गरीब देश है। अब ध्यान दीजिएगा दूसरी तरफ अगर बात किया जाए, ब्रिटेन को क्या फायदा है 1100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके, ये जो यहाँ पे शरणार्थी इनकी देखरेख में ब्रिटेन का लगभग में अगर बात करें तो 14,000 रुपया, सॉरी मैं 14,000 करोड़ के आसपास में जो है सालाना खर्च होता है, तो उनकी बात तो 1100 करोड़ में बन जा रही है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा अब दूसरी चीज क्या है, इनका जो खर्चा हो रहा है इन शरणार्थियों को भेजने में, वो क्या हो रहा है, वो केवल एक तरफ से वन वे टिकट फ्लाइट का उनके लिए अरेंज करके भेज दिया जाता है, सिर्फ वन वे टिकट, और उधर से लौटने की अनुमति उनको नहीं होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और एक और बात बताऊं कि इसमें ये जो करार है उस करार में ये कहा गया है कि भाई 5 साल के लिए उनको रवांडा में रहना ही है, रवांडा उनका घर 5 साल के लिए होगा। ठीक है, अब 5 साल के बाद उनका घर क्या होगा, इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। उनको बस किसी तरह से रवांडा भेजा जाए, 5 साल तक वो रवांडा में रहें, बाद में रवांडा सरकार उनको भगा दे, उनको मार दे, उनको कहीं भी भेज दे, उनको दूसरा देश तलाशना पड़े, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इस तरह से अब ध्यान दीजिएगा, सुनक ने कहा कि 10-12 सप्ताह में ये उड़ानें शुरू हो जाएंगी और रवांडा के लिए निकलेंगी शरणार्थियों को लेकर। मैं स्पष्ट रूप से ऐसा करने और जीवन बचाने के लिए हमारे रास्ते में कोई बाधा नहीं आने दूंगा, ऐसा इन्होंने कहा। देखो, ये पश्चिमी देश
केवल यही नहीं है जिसने अपने मतलब बेसिकली जो है निर्वासन कानून में बदलाव किया है। जो है अगर मैं बात करूं को जो जो ह्यूमन यूनाइटेड नेशन का जो रिफ्यूजी कन्वेंशन है, भारत उसका हस्ताक्षर करता नहीं है। इसके बावजूद भी जब भारत कोई शरणार्थियों के बारे में कोई बात करता है, शरणार्थियों को बाहर निकालने के लिए की बात करता है, तो यही वेस्टर्न कंट्रीज भारत की आलोचना करने के लिए आ जाते हैं। लेकिन ये हस्ताक्षरकर्ता होने के बावजूद भी इस तरह के कानून लाके और इसके बाद में मतलब इन सबको केवल अपना दर्द दिखता है। आप समझो बात को। खैर, शरणार्थियों को रवांडा भेजने की अत्यधिक विभाजनकारी जो योजना है, ये एक्चुअल में जो पूर्व ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन है, उन्होंने पूर्वी अफ्रीकी राष्ट्र के साथ ये समझौता किया था और उस बिल में प्रस्ताव किया था कि 1 जनवरी 2022 के बाद में जो भी ब्रिटेन में रहने वाले अवैध रूप से प्रवासी हैं, उनको लगभग 6000 किलोमीटर दूर रवांडा भेज दिया जाएगा। और जून 2022 में पहली उड़ान भरी जाने वाली थी, लेकिन ब्रिटेन के सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया कि इस फैसले को, इस उड़ान को रोक दिया। न्यायाधीशों ने रोक दिया, फिर ब्रिटेन के सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसको रोक दिया और कहा कि यह कानून जो है गैर कानूनी है, क्योंकि रवांडा को उसके खराब मानवाधिकार आयोग के कारण, रिकॉर्ड के कारण सुरक्षित देश नहीं माना जाता। सुरक्षित तीसरा देश क्यों कहा गया? भाई किसी देश से आए हैं, एक वो देश हो गया, दूसरा ब्रिटेन हो गया, तीसरा रवांडा भेजा जा रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, 1994 के आसपास में रवांडा में भीषण जो है नरसंहार हुआ था, जिसमें अगर कहा जाता है कि रवांडा की 10% जनसंख्या मारी गई थी। ठीक है, तो वहां का आप माहौल समझ सकते हैं कि किस तरह का वो देश होगा और वहां के मतलब नियम कानून कैसे होंगे। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, अब इस कानून के हिसाब से अगर देखा जाए तो जिन परिस्थितियों से भागकर वो लोग भागे हैं, जिन परिस्थितियों से वो लोग भागे हैं, उनको उसी परिस्थिति में दोबारा धकेल दिया जा रहा है। ठीक है, मतलब जिन खतरनाक परिस्थितियों से वो भागे थे, उन्हीं का दोबारा उनको सामना करना पड़ेगा। शरणार्थियों को उनको वहां रवांडा भेज दिया जाता है, उनके गृह देश भेज दिया जा रहा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ब्रिटेन में क्या हो रहा है कि शरणार्थी जो है अफ्रीका, मध्य पूर्व और एशिया में युद्ध और गरीबी से भाग रहे हैं। 2018 में वो इंग्लिश चैनल को पार करते हैं, छोटी छोटी नावों से ब्रिटेन पहुंचने लगे। 2022 तक देखा जाए तो ये आंकड़ा लगभग 45,000 के आसपास पहुंच गया। भैया इतने में ही घबरा गए। भारत में शरणार्थियों का आंकड़ा एक बार पढ़ के देख लो। ठीक है, एक बार पढ़ के देख लो। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद में अगर मैं बात करूं, देखो अब छोटी छोटी नावों के कारण जो इस तरह से आ रहे हैं, राजनीतिक मुद्दा बना रहा है, क्योंकि जो है ये अपने मूल देशों में उत्पीड़न और हिंसा से बचने के लिए हताशा में दुनिया के सबसे बेस्ट मार्ग इंग्लिश चैनल से होकर और इसके बाद में जोखिम भरे तरीकों से पहुंचते हैं। ठीक है, एक बार क्या हुआ है, देखो नाव पलटने से 87 प्रवासियों की मौत भी हो गई है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और तस्कर लोग जो है वो आमतौर पर इनको बस भेड़ बकरियों की तरह भर देते हैं। रास्ते में किस तरह मुश्किलें आती हैं, वो मरते हैं, जीते हैं, कैसे शिकार हो जाते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो 2022 के अंत में जब प्रधानमंत्री बने हैं सुनक, तो इन्होंने अपनी प्राथमिकता में इसको रखा कि हम जो है बेसिकली जो है इस तरह का कदम उठाएंगे और प्रवासियों को रोकेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, रवांडा जो उनको भेजा जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ कैसे एक तरफा टिकट देकर भेजा जा रहा है। एक तरफ का टिकट लो, जाओ, उधर से आने की अनुमति नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और यूरोप, देखो अगर मैं बात करता हूँ इस तरह के कानून की, तो केवल अगर देखें तो यूके ही एक यूरोपीय ऐसा देश नहीं है जिसने इस तरह के कानून बनाए हैं। इससे पहले अगर मैं बात करूं तो और भी कई जो है देश इस तरह के कानून बना चुके हैं। जैसे मतलब मैं बात करूं डेनमार्क भी इस तरह का कानून बना चुका है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसकी आलोचना क्यों की जा रही है? क्योंकि शरणार्थियों को निर्वासित करने की जो योजना है उसमें मानवाधिकार संगठन बेसिकली सामने आए हैं और वो कह रहे हैं, और इस मानवाधिकार संगठन में सुनक की अपनी पार्टी के भी सदस्य शामिल हैं। ठीक है, अब संयुक्त राष्ट्र जो एजेंसी है, जो बेसिकली संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी, तो उसने कहा कि शरणार्थियों को वस्तुओं की तरह नहीं बेचा जाना चाहिए और ना तो इनको प्रसंस्करण के लिए विदेश भेजना चाहिए। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इसकी बहुत सारी आलोचना हुई और इवन संयुक्त राष्ट्र की जो शरणार्थी एजेंसी है और जो यूरोपीय परिषद है, जो यूरोपियन काउंसिल की ह्यूमन राइट्स एजेंसी है, उन सभी ने जो है कहा कि सुनक से कि आप अपनी जो ये बिल लाए हैं इस पे पुनर्विचार करिए, क्योंकि ये कानून मानवाधिकार सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है। लेकिन इन्होंने किसी की नहीं सुनी। ठीक है, और बेसिकली जो है इन्होंने, सुनक ने क्या कहा कि निर्वासन जो बेसिकली माइग्रेशन के लिए इनको भेजने के लिए जो उड़ाने हैं 10 से 12 सप्ताह में शुरू हो जाएंगी। और ध्यान दीजिएगा, अगर ब्रिटिश अदालतें इस पर विचार करती हैं तो सुनक ने क्या कहा कि अगर यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय निर्वासन को रोकना चाहता है तो हमारी सरकार उस आदेश की अनदेखी करने के लिए तैयार है। ठीक है, लेकिन हम भेजेंगे जरूर, कोई भी विदेशी अदालत हमें उड़ान भरने से रोक नहीं पाएगी। ठीक है, अब ध्यान देना,
अब इस तरह के बयान शायद ही, और खासकर जो इस तरह के शरणार्थियों को जो है, देखिए ब्रिटेन में बहुत अवेयरनेस है, वहाँ यूके की अगर मैं बात करूँ तो ऐसा नहीं है कि सब, जैसे अब पहले आप अंग्रेजों से तुलना करने लगे तो मतलब सब ऐसे नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली उन लोगों ने इसकी आलोचना की, देश में भी उसकी आलोचना हुई इस बात की, और शायद इसी का कहीं ना कहीं इनको खामियाजा उठाना पड़ा, ठीक है, कहीं ना कहीं खामियाजा उठाना पड़ा। और इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ, ध्यान दीजिएगा, अब देखो जल्दी पोल करवाने के पीछे इनके कुछ और रीजन है जो मैंने आपको अभी बताया था, कि जैसे अभी देखो नेशनल स्टैटिस्टिक्स ने अपने डेटा जो है इन्फ्लेशन के डेटा जारी किए, और उसमें बताया कि जो 3 साल में अगर बात करें तो सबसे लोवेस्ट 2.3% पे इन्फ्लेशन आ गई है, ठीक है। और इवन जो बैंक ऑफ इंग्लैंड, जैसे हमारे यहाँ आरबीआई है, उसका जो टारगेट है वो 2% है, जैसे हमारे यहाँ क्या है 4% ±2, ठीक है। तो मतलब 2 से 6 के बीच में, तो वहां पे जो 2% का टारगेट है उसी के आसपास में 2.3% आ गई इन्फ्लेशन, जबकि 11% के आसपास में थी, ठीक है। अगर देखो 2022 के अंत में जब वो बेसिकली प्रधानमंत्री बने थे उस समय 11% के आसपास थी, ठीक। तो अब ऐसे में बेसिकली इनको ये अपॉर्चुनिटी लगी, और इनको लगा क्यों ना हम इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं और जल्दी इलेक्शन कंडक्ट करा लेते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको रवांडा डिपोर्टेशन बिल समझ में आ गया होगा, उसके पीछे की मंशा समझ में आ गई होगी। आगे हम देखते हैं, आगे बहुत सारी चीजें हैं इसके लिए, ठीक है, जो हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बेसिकली अगर मैं बात करूं तो कंजर्वेटिव पार्टी से संबंधित थे, और कंजर्वेटिव पार्टी का ऑलरेडी ये क्लेम है कि यूके की जो बेसिकली इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो मजबूत हुई है। जैसे आपने देखा कि अगर मैं बात करूं कि यूके टॉप 5 इकोनॉमी में से एक था, ठीक है, जिसमें भारत ने यूके को पीछे करके इसके बाद में टॉप 5 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी की जगह ली। अब ध्यान देना, ब्रिटेन अपनी इकोनॉमी को और बूस्ट करने के लिए और बढ़ाने के लिए कंटिन्यू प्रयास कर रहा है। तो इसमें ये बताया गया है कि यहाँ जो है बेसिकली अब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है हमारे यहाँ, और बेसिकली जो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि देश और ज्यादा तरक्की के साथ आगे बढ़ेगा, ठीक है। और ध्यान दीजिए ना, वी विल बिल्ड ऑन दिस वर्क, उन्होंने बताया कंजर्वेटिव पार्टी के द्वारा, ठीक है। मतलब ये सब समझ लो इलेक्शन स्टंट चल रहे थे कि इस चीज को हमें कैसे भुनाया जाए, ठीक। अब ध्यान देना, यहां तक कि सुनक ने कहा इलेक्शन पिच में कि अवर इकोनॉमी इज ग्रोविंग फास्टर देन एनीवन प्रेडिक्टेड, जिसने, जब हमारी इकोनॉमी इतनी तेजी से ग्रो कर रही है जैसा कि किसी ने भी प्रिडिक्ट ना किया हो, तो हु डू यू ट्रस्ट टू टर्न दैट फाउंडेशन इनटू सिक्योर फ्यूचर फॉर योर फैमिली। भाई तो इसी वजह से बताया गया, तो आप किसको लाना चाहेंगे, मुझे लाना चाहेंगे या हमारे विरोधी को लाना चाहेंगे, ठीक है। तो अगर आपको अपना सुरक्षित भविष्य चाहिए और मजबूत जो है फाउंडेशन चाहिए, तो बेसिकली इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, तो आप मुझे लाइए, ठीक है। और हम प्रॉमिस करते हैं कि वी विल बिल्ड ऑन प्रोग्रेस वी हैव मेड ऑन रिस्क गोइंग बैक टू स्क्वायर वन। अब ठीक है, अब आप देख लीजिए कि आपको क्या करना है, ठीक है। अब इस तरह के बेसिकली, अब देखो अगर मैं बात करूं तो इन्होंने कुछ और चीजें जो है पॉइंट की कि बिग स्पेंडिंग कमिटमेंट्स बाय सुनक गवर्नमेंट्स, ठीक है, इंक्लूडिंग एन इंक्रीज इन डिफेंस स्पेंडिंग। मतलब सुनक के द्वारा ये भी प्रॉमिस किया गया कि हम जो है डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाएंगे, ठीक है। मल्टी बिलियन पाउंड कंपेंसेशन देंगे किसको, विक्टिम्स ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड स्कैंडल। अब देखो हमारे लिए एक सवाल सामने आएगा कि आखिरकार ये इन्फेक्टेड ब्लड स्कैंडल है क्या, जिसकी बार बार चर्चा हो रही है, ठीक है। और साथ में एक पोस्ट ऑफिस स्कैंडल है, ठीक है। इन सभी के बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे आपसे। तो इसको, और बेसिकली इन्होंने कहा कि जो टैक्स कट है वो हम टैक्स कट का भी देखेंगे कि यहाँ टैक्स कट किए जाएं, और साथ ही जो है विक्टिम्स ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड स्कैंडल जो है उनको मुआवजा दिया जाएगा, और इस मुआवजा देने में अच्छा खासा खर्चा आएगा, लगभग 10 अरब डॉलर के आसपास में, ठीक है। तो ये सब इन्होंने सुरंग ने प्रॉमिस किया, और इसके बाद में इलेक्शन में कूद पड़े, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, देखो इन्होंने जो बेसिकली ये इन्फेक्टेड ब्लड स्कैम था, इस पे इन्होंने बयान देते हुए कहा कि यार डे ऑफ शेम फॉर ब्रिटिश स्टेट। अगर देखा जाए तो ब्रिटिश इतिहास में ये एक बहुत शर्म की बात है। आई वांट टू मेक अ होल हार्टेड अनइक्वेबल अपोलॉजी फॉर द टेरिबल इनजस्टिस। जो ये एक भयानक इनजस्टिस हुआ था, अन्याय हुआ था, तो उसके लिए मैं दिल से क्षमा मांगता हूं, ऐसा उन्होंने पार्लियामेंट में कहा। किसके लिए, जो बेसिकली इन्फेक्टेड ब्लड स्कैंडल था, ठीक है, इसके बारे में, ठीक। अब ध्यान देना, इस पे 2017 में एक इंक्वायरी बैठाई गई थी, जो इन्फेक्टेड ब्लड स्कैंडल है। ये कब हुआ था इसके बारे में सारी बातें हम करते हैं अभी। ये एक्चुअली में 1970 से 1980 के दशक का स्कैंडल है। अब सोचो, इतनी अवेयरनेस है जिस कंट्री में डेमोक्रेसी को लेके हो, ठीक है,
जितनी इतनी अवेयरनेस होने के बाद में, चाहे वो करप्शन को लेके हो, चाहे जो है डेमोक्रेसी को लेके हो, वहां पर 1970 से 80 के दशक में जो स्कैंडल हुआ था, वो इतना बड़ा स्कैंडल, आज तक वहां पे पूरी तरह से जांच नहीं हो पाई, सबको मुआवजे नहीं मिल पाए हैं। क्योंकि एक्चुअल में अगर मैं बात करूं तो इस स्कैंडल में सरकार इन्वॉल्व थी, और सरकार ने इसकी जो एरर्स थी, जो गलतियां थी, उसको छुपाने के लिए पूरी कोशिश की। ठीक है, तो ठीक है, आइए अभी थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं कि ये जो कंटामिनेटेड ब्लड स्कैंडल था, ये इन्फेक्टेड ब्लड स्कैंडल था, ये आखिरकार था क्या। ठीक है, इस पे जो इंक्वायरी है वो इंक्वायरी पब्लिश हो गई है, और इंक्वायरी पब्लिश होने से जो है बेसिकली इसकी जो परतें खुल चुकी हैं। ठीक है, और इसीलिए ऋषि सुनक ने सरकार की तरफ से माफी मांगी कि बेसिकली ब्रिटेन के इतिहास में इस तरह का नहीं होना चाहिए था, और यहाँ पर बेसिकली लोगों को बचाने के लिए और अपने खर्चों को बचाने के लिए बहुत सारे कवरअप किए गए। इवन मतलब कि जो सरकार की तरफ से भी बहुत सारे कवरअप उसमें किए गए, एरर्स को छुपाने की कोशिश की गई, ये सबका जिक्र उसमें किया गया। ध्यान दीजिएगा, देखो जो ब्रिटेन का दूषित ब्लड स्कैंडल है, मतलब इन्फेक्टेड ब्लड स्कैंडल, इसकी परतें अब खुली हैं, क्योंकि इसके लिए एक इंडिपेंडेंट कमेटी बनाई गई थी, उसने मामले की जांच की है, और रिपोर्ट को क्या किया है, सार्वजनिक कर दिया है, पब्लिक कर दिया है रिपोर्ट को। ठीक है, और इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद ब्रिटेन की राजनीति में एक उबाल सा आ गया है, क्योंकि ध्यान देना, उसमें बताया गया कि सरकार ने उन गलतियों को छुपाया है जिसके कारण हजारों लोग HIV और हेपेटाइटिस से संक्रमित हो गए थे। ठीक है, यह ब्लड स्कैंडल जो नेशनल हेल्थ सर्विस है वहां की, उसके इतिहास में एक बदनुमा दाग है। ठीक है, इसी के द्वारा जो है एक बेसिकली प्रोडक्ट लॉन्च किया गया था। अभी बात करते हैं इसके बारे में। तो ध्यान देना, इस जांच कमेटी के जो अध्यक्ष थे, उन्होंने बताया कि सरकारों ने अपना चेहरा और खर्च बचाने के लिए सच्चाई को छुपाया है। ठीक है, और किसी भी सुनियोजित साजिश की तुलना में कवरअप करने की कोशिश की है। ये बहुत ही भयावह घटना थी। ठीक है, कि जब ऐसी कोई स्कैंडल होते हैं, उस स्कैंडल को छुपाने के लिए सरकार प्रयास कर रही होती है। ठीक है, और वो भी ब्रिटेन जैसे, यूके जैसे देश में। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि ब्रिटिश सरकार के लिए शर्म का दिन था। संसद में, जैसा अभी मैंने बताया, मैं इस भयानक अन्याय के लिए तहे दिल से माफी मांगता हूं। सरकार मुआवजे का वितरण करेगी और इसका विवरण साझा किया जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, इसके मुआवजा देने में अनुमान है कि 10 अरब पाउंड, जो लगभग में 12.70 अरब डॉलर का खर्चा है, वो आएगा। ठीक है, ध्यान देना, इसकी जांच 6 साल में पूरी हुई है। 2017 में एक्चुअल में जब थेरेसा प्रधानमंत्री थी, तब उन्होंने गठित की थी इसकी जांच के लिए। देखो, स्कैंडल जो है 1970 से 80 के दशक में हुआ था, और हजारों लोग क्या हुआ था, HIV से और हेपेटाइटिस से संक्रमित हो गए थे। और संक्रमित होने के, देखो HIV और हेपेटाइटिस ऐसी तो बीमारी है नहीं कि उससे संक्रमित होने के बाद कोई तुरंत मर जाता है। ठीक है, बहुत टाइम लगा, यहाँ तक कि 2019 की बात करें तो लगभग 3000 लोग मरे। और वो किस वजह से, क्योंकि 1970-80 में उनको ये इन्फेक्टेड ब्लड चढ़ाया गया था। सिर्फ यही नहीं, जिनको वो इन्फेक्टेड ब्लड चढ़ाया गया उनको HIV हो गया। ठीक है, और ध्यान देना, उस एड्स के कारण वो जो अपने साथी थे, जो अपने पार्टनर थे, वो अपने पार्टनर को भी हजारों की संख्या में बांट के आ गए। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो है सेक्सुअल रिलेशन रखने से भी जो है ये बढ़ता है। ठीक है, एक दूसरे में फैलता है। तो ऐसे में मतलब एक अनगिनत संख्या में ब्रिटेन में देखा जाए तो ये फैला बहुत भयानक बीमारी के रूप में। ठीक, आप ध्यान दीजिएगा, 70 से 80 के दशक की बात है कि हीमोफीलिया बीमारी से बहुत सारे लोग पीड़ित थे, और उनको क्या किया गया, एक ब्लड चढ़ाया गया। जो उनको ब्लड चढ़ाया गया वो HIV वायरस और हेपेटाइटिस से संक्रमित लोगों से लिया गया था। मतलब समझ लें कितना बड़ा स्कैंडल था। आज सामान्यतः अगर आप ब्लड डोनेट करने जाते हैं तो आप क्या किया जाता है, अगर आपको कोई खतरनाक बीमारी है तो आपका ब्लड नहीं लिया जाता है। ठीक है, लेकिन ये ब्लड ऐसे लोगों से लिया गया था जिनको HIV वायरस था या हेपेटाइटिस से वो संक्रमित थे। ऐसे लोगों ने रक्त बेचा था। अब यही रक्त क्या किया गया, बिना मतलब जांच पड़ताल के, बिना इसको जो है बेसिकली जो है देखा जाए तो प्रोसेस से गुजारे हुए, और इसको चढ़ा दिया गया। ये दूषित जो ये इन्फेक्टेड ब्लड था, ये उन लोगों को चढ़ा दिया गया, और खासकर ऐसे लोगों को भी जिनकी डिलीवरी या सर्जरी होती है, उसके बाद रक्त की जरूरत पड़ती है। सोचो, जिनकी डिलीवरी हुई है और सर्जरी हुई है, उनको भी ये चढ़ा दिया गया। ऐसे में देखा जाए तो बेसिकली जो एक्चुअल में जो नेशनल हेल्थ सर्विस थी, उसने हीमोफीलिया के लिए फैक्टर थर्ड नामक एक उपचार उपयोग में लाया था, जिसके लिए क्या किया था, प्लाज्मा एकत्र करने किया गया था। और जो फैक्टर 3 की बात करें तो एक्चुअल में अगर डोनर संक्रमित होता है तो पूरे फैक्टर को संक्रमित कर देगा। ठीक है, पूरे फैक्टर को संक्रमित कर देगा। और
इस ब्लड को ये बेसिकली जो एनएचएस द्वारा लाया गया जो प्रोडक्ट था, जो फैक्टर 3, वो संयुक्त राज्य अमेरिका से इंपोर्ट किया गया था और वहां पर प्लाज्मा की एक बड़ी मात्रा कैदियों से जो है निकाली गई थी। ठीक है, और ऐसे लोगों से जो इंट्रावेनस दवाओं का उपयोग करते हैं। ठीक है, और उनको रक्त के लिए भुगतान भी किया गया था। जांच में सामने आया कि 30,000 से अधिक लोग एचआईवी और हेपेटाइटिस सी से और 1250 हीमोफीलिया, ये दोनों से संक्रमित थे। ठीक, ऐसे लोगों से वो ब्लड निकाला गया। ठीक, और ध्यान देना, एक रिपोर्ट में बताया गया कि एचआईवी से संक्रमित लगभग 2/3 लोगों की बाद में एड्स और संबंधित बीमारियों से मौत हो गई। लगभग में रक्त प्राप्त करने वाले 2400 से 5000 लोग हेपेटाइटिस सी का शिकार हुए और यहाँ तक कि उन्होंने कितने लोगों को दिया इसके आंकड़े कुछ कहे नहीं जा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो इतना आप समझिए। अब आप इस बात को समझ गए होंगे कि किस तरह से मतलब ये ब्लड स्कैंडल हुआ था, इन्फेक्टेड ब्लड स्कैंडल हुआ था। और खैर ये अच्छा कदम था ऋषि सुनक का कि जिन्होंने इस कदम को उठाते हुए कम से कम जांच रिपोर्ट आने के बाद मुआवजे का ऐलान किया कि हम सभी को मुआवजा देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो इनका इन्फ्लेशन का टारगेट था, जो इन्फ्लेशन, देखो अभी भी इन्फ्लेशन क्या होता है, देखो जब जनता के बीच में इन्फ्लेशन बहुत हाई होती है तो आप समझ लीजिए कि अचानक से कम हो जाए तो जनता उस चीज को समझ नहीं पाती है। जनता को क्या होता है, जो पब्लिक होती है उसको एक लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन कंट्रोल चाहिए होता है। अब आपके सामने इन्फ्लेशन जरा सी कंट्रोल हुई है और जीडीपी ग्रोथ रेट जरा सा पॉजिटिव में आई है और आपने इलेक्शन हेल्ड करवा दिए कि चलो ये हमारे लिए पॉजिटिव है। इसका मतलब देखो पब्लिक के अंदर अवेयरनेस है, वो समझ रही है कि आप जो है क्या कहते हैं इलेक्शन इतनी जल्दी क्यों करवा रहे हैं। इसका मतलब आप भी इस चीज को लेकर डर रहे हैं कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई नहीं है और आने वाले 4-5 महीनों में और खराब हो जाएगी। ठीक, तो आपकी जो मंशा है वो मंशा पब्लिक को समझ में आ गई और शायद इसी वजह से उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। क्योंकि आप समझिए, अगर सपोज दैट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ गई है जो रिटेन रहने वाली है, इन्फ्लेशन अगर आपका रेंज में आ गया हो, रिटेन रहने वाला है, तो फिर आपको इलेक्शन आगे आने वाले 5 महीनों बाद, जो 6 महीनों बाद इलेक्शन है, उनसे आपको डरने की क्या जरूरत है। क्योंकि आपने तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी सुनिश्चित कर ली है। आपको ये प्रयास करना चाहिए कि भाई वो तब तक बनी रहे और आगे आने वाले समय में भी बनी रहे। लेकिन ये कुछ चीजें थी जो मैं इसको उनका बिल्कुल ऐसा डिसीजन मानूंगा जो एक मैच्योर डिसीजन नहीं था। ठीक है, बाकी ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में और अच्छे से आप पढ़िएगा, समझिएगा। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, अभी मैं AX4 मिशन के बारे में भी बात करने वाला हूँ आपसे। ठीक है, देखिए हम लोगों ने जो अभी पढ़ा, अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाई ऋषि सुनक कॉल्स फॉर अर्ली इलेक्शंस, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड हिज डिफीट, और साथ ही व्हाट इज रवांडा डिपोर्टेशन बिल क्या है, इन्फेक्टेड ब्लड स्कैंडल ऑफ यूके क्या है। ये तीनों चीजें आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गई होंगी। ठीक है, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। बाकी आप जाने कि समझ में आई है कि नहीं समझ में आई हो तो आप लोग कमेंट करिए, कमेंट में मैं आपके किसी भी कंफ्यूजन का जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मेरी क्लास है ये सुबह 9 बजे डेली होती है, तो आप सभी लोग ज्वाइन किया करिए। और साथ ही में शाम को जो है डेली 8:30 पर एक वीडियो अपलोड होता है, आज भी हुआ है, उसको आप जरूर देखिए, वो भी करंट अफेयर से संबंधित होता है। साथ ही इंडियन इकोनॉमी का जो ये फाउंडेशन बैच है ये डेली चलता है, चल रही है क्लास इसकी, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल इग्नोफेयर से जरूर जुड़ें आप। ठीक है, इग्नोफेयर आप देख लीजिए। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, ध्यान रखिएगा। देखिए आगे हम बात करने वाले हैं AX4 मिशन की। आखिरकार AX4 मिशन क्या है, ठीक है, और ये गगनयान से कैसे संबंधित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, गगनयान से किस तरह से संबंधित है, जैसे मैंने आपको बताया है ये चीज कि हाँ, ध्यान देना, व्हाट इज नासाज AX4 मिशन एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू इसरोज गगनयान मिशन। तो इसको हम बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ये एग्जाम के लिए, हमारे मेंस के लिए और प्रीलिम्स के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ध्यान से सुनिए, इसको ध्यान दीजिएगा। देखो एक्चुअल में न्यूज कहाँ से आई है, न्यूज इसलिए सामने आ रही है क्योंकि जो गगनयान मिशन है, गगनयान मिशन के लिए जो बेसिकली 4 यात्री जाएंगे भारत के गगनयान मिशन में, तो उसमें से 2 यात्रियों को ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा जाएगा नासा के द्वारा, और यही AX4 मिशन है। इस AX4 मिशन में 2 यात्रियों को चुना गया है
गगनयान मिशन में जाने वाले यात्रियों में से 2 यात्रियों को चुना गया है और उनको क्या किया जाएगा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा जाएगा। और ये AX4 मिशन जो है ये बेसिकली नासा का मिशन है, ठीक है, जिसमें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इनको भेजा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, और ध्यान दीजिएगा ये जो फ्लाइट है AX4 की, ये लगभग में अक्टूबर 2024 तक या मतलब उसके कुछ समय बाद में जा सकती है। फिलहाल के अभी ये उम्मीद है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा जो ये एस्ट्रोनॉट्स हैं इनको बेसिकली जनरल ट्रेनिंग ऑलरेडी की, वहाँ के मॉड्यूल क्या है, वहाँ का प्रोटोकॉल क्या है, इन सभी के बारे में फॉर्मेलिटीज ऑलरेडी पूरी कर ली गई हैं। गगनयान के बारे में जो बेसिक ट्रेनिंग थी वो यहाँ दी जा चुकी है, लेकिन फिर भी अब ध्यान दीजिएगा, ये जो 2 यात्री चुने गए हैं, इन 2 यात्रियों में से दोनों को ट्रेनिंग दिया जाएगा और फिर दोनों में से एक यात्री को AX4 मिशन में ले जाया जाएगा। ये AX4 मिशन बेसिकली जो है स्पेस एक्स और एक्सियोम स्पेस एजेंसी के साथ में मिलके जो है नासा का मिशन है, और ये लगभग में 14 दिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में स्टे करने का मिशन है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, भारत इंटरनेशनल स्पेस बेसिकली स्पेस टूरिज्म की दिशा में बहुत अच्छा कदम बढ़ाने वाला है। और इसी वजह से अगर मैं बात करूं स्पेस में जाने की, तो अभी तक की मैं बात करूं तो USA, रसिया और चाइना 3 ही देश हैं। अगर भारत ऐसा कर पाता है तो भारत चौथा देश हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से समझिए कि आखिरकार AX4 मिशन क्या है। देखो हाल ही में क्या हुआ, पिछले साल की बात करता हूँ, तो जब जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी US गए थे, तो वहाँ पर US में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और बाकी जो है जो बाइडन के बीच में जो है एक डायलॉग हुए थे। उस डायलॉग के बाद में ये बताया गया था कि यहाँ जो है नासा जो गगनयान मिशन के एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको ट्रेन करेगी, ठीक है, उनको ट्रेन करेगी। बाद में क्या होता है, बाद में यहाँ के नासा के जो है अधिकारी भी आते हैं, वो भी ध्यान दीजिएगा। इसको थोड़ा सा इजी वर्डिंग में आपके सामने रखता हूँ। इसरो सेलेक्ट्स 2 गगनयान एस्ट्रोनॉट्स फॉर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मिशन, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए एक्चुअल में जो इसरो है, इसरो ने 2 ऐसे लोगों को शॉर्टलिस्ट किया है, मतलब अपने जो 4 ट्रेंड हैं जिनको वहां पे भेजा जाएगा। पहले इस मिशन में गगनयान मिशन में 3 लोगों को भेजने की बात की गई थी, बट बाद में इनको 4 कर दिया गया। ध्यान दीजिएगा, अब इसमें से 2 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया है गगनयान एस्ट्रोनॉट्स को, जिनको क्या किया जाएगा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को भेजा जाएगा। कहाँ से, नासा के साथ कोलेबोरेट करके, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, और इन 2 लोगों को जिनको नासा ट्रेन करेगा, इनमें से सिर्फ एक ही ऐसा होगा जो ISS जाएगा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचेगा, ठीक है। और ये AX मिशन, AX04 मिशन लगभग में अक्टूबर 2024 में लॉन्च होगा। आखिरकार है क्या ये मिशन, तो ध्यान देना, ये मिशन बेसिकली नासा का मिशन है, लेकिन ये इसरो के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको ले जाने के लिए अगर मैं बात करूं तो ये चौथी AX4 मिशन की मैं बात करूं तो नासा की चौथी प्राइवेट मतलब स्पेस की उड़ान होगी, ठीक है, मतलब प्राइवेट उड़ान होगी AX4 मिशन, ठीक है। तो 4th है, इसी वजह से इसको 04 रखा गया है नाम AX4, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये इसका नासा का मैंने बताया 4th प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन है, ठीक है। और ध्यान देना, एक प्राइवेट कंपनी जो एक्सियोम स्पेस है उसके साथ में, और साथ में स्पेस एक्स के साथ में, ये स्पेस एक्स के साथ समझौता करके इसके बाद में इसको जो है लॉन्च किया जाएगा इस मिशन को। इसकी सारी फॉर्मेलिटीज भी पूरी हो गई हैं। साथ ही अभी हाल ही में मैंने जैसे बताया कि ज्वाइंट स्टेटमेंट हुआ था US से, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने विजिट किया था US में, तो नासा जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएगा। बाद में नासा के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं बिल नेल्सन, वो भी जब दिल्ली आते हैं तो वहाँ भी ये बताते हैं इस चीज़ को कि भाई इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ले जाके जो है हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएंगे 2024 के एंड में, इसीलिए अक्टूबर में इसका रखा गया है, ठीक है। अगर फर्स्ट फ्लाइट की बात करूँ तो देखो आप ध्यान दीजिएगा कि इंडियाज ओन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, ठीक है, टेक प्लेस बिफोर 2025। देखो कौन सी ये बात कर रही है, गगनयान मिशन की, ठीक है, गगनयान मिशन की। और ये अनमैन्ड फ्लाइट होगी, जिसमें मतलब अभी जो अनमैन्ड फ्लाइट है, अनमैन्ड फ्लाइट मतलब समझ रहे हो कि बिना मतलब मानव रहित है उड़ान, ठीक है, मानव रहित उड़ान जो है इसमें लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि बेसिकली जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो पृथ्वी से जो बेसिकली 400 किलोमीटर ऊपर है, ठीक है। एक ऑर्बिट में, पृथ्वी की ऑर्बिट में ही है, लेकिन 400 किलोमीटर ऊपर है। एक लैब है जो बेसिकली देखा जाए तो वहाँ पे 7 एस्ट्रोनॉट्स ऑलरेडी रह रहे हैं, उनका एक घर है ये, और एक साइंस लेबोरेटरी के रूप में काम कर रहा है, जहाँ पर मेडिसिन, स्पेस में मेडिसिन, टेक्नोलॉजी, साइंस और बाकी अर्थ और यूनिवर्स को समझने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, इसकी बात करूँ तो इसमें लगभग 15 कंट्री साझेदार हैं, जिसमें अगर मैं बात करूँ यूनाइटेड स्टेट की नासा है,
रसिया की रास्कोसमोस है, और बाकी यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, जापान की जाक्सा है, और साथ ही कैनेडियन स्पेस एजेंसी CSA है। ठीक है, इसके अलावा जो 7 लोग हैं वो वहाँ पे रहते हैं और वर्क करते हैं। और ध्यान देना, ये जो इंटरनेशनल स्पेस है ये क्या होता है, 7.66 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ऑर्बिट में अर्थ के घूम रहा है। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, लगभग में अर्थ की का पूरा चक्कर 90 मिनट में लगा लेता है। ऐसे अगर देखा जाए तो 24 घंटे में ये लगभग में 16 ऑर्बिट करता है अर्थ की। ठीक है, और तो इस हिसाब से 16 सनराइज और 16 सनसेट ये देखता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो बेसिकली अगर बात करें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की, तो सबसे फर्स्ट इसको 1998 में इसको जो है बेसिकली असेंबल्ड किया गया था। ठीक है, और बाकी इसमें देखा जाए तो कंटिन्यूअस लोग जाते रहते हैं, बोर्डिंग होती रहती है। अगर मैं गगनयान मिशन की भारत की बात करूं तो बेसिकली ये 2018 में इसको अनाउंस किया गया था। 2024-25 में ये मिशन है, इसको 3 पार्ट में है भेजा जा रहा है। पहले मानव रहित, इसके बाद में क्या होगा, एक ड्रोन भेजा जाएगा, बेसिकली रोबोट भेजा जाएगा इसके साथ में, और रोबोट भेजने के बाद में जो थर्ड फ्लाइट होगी इसमें, उसमें जो है मानव जाएंगे। ठीक है, वो ह्यूमन फ्लाइट होगी। ध्यान देना, इसके लिए बेसिकली रॉकेट GSLV MK3 का प्रयोग किया जाएगा, और इसमें बहुत कम खर्चा आ रहा है। देखो, जो चंद्रयान 3 की भी हमारी फ्लाइट थी, देखा जाए तो कंपेरेटिव बाकी देशों की के हिसाब से देखें तो बहुत कम खर्चे में उसको जो है सफल लॉन्चिंग की गई थी, और मतलब सफलता प्राप्त की गई। तो 10,000 करोड़ का जो है, और जो इसमें बेसिकली एस्ट्रोनॉट्स भेजे जाएंगे उनको कहा जाएगा व्योमनॉट्स। एस्ट्रोनॉट्स नहीं कहा जाएगा, उनको व्योमनॉट्स कहा जाएगा, क्योंकि संस्कृत में व्योम का मतलब होता है स्पेस। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, देखो ये सब चीजें समझ लो कि चालक दल अभी अभी तक देखा जाए तो अमेरिका, रूस और चीन ही ऐसे देश हैं जो इंटरनेशनल स्पेस में जा पाए हैं। ठीक है, अगर भारत ऐसा कर पाता है मानव गगनयान के तहत, तो ये भी 400 किलोमीटर की पृथ्वी की निचली कक्षा पर जाएंगे और 3 दिन तक वहां पर सैर करेंगे। इसमें अगर देखा जाए तो प्रशांत नायर को, अजीत कृष्णन को, अंगद प्रताप को, शुभांशु शुक्ला को चुना गया है इसके लिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इस मिशन को 2024 के आखिर में 2025 में भेजा जाएगा। और ध्यान, इसको एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं आपको कि इसमें अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष जो केंद्र है वहाँ का दौरा किया, और इस मिशन से संबंधित जो है जो भी जानकारियाँ थी, जो भी तैयारियाँ थी, उनके बारे में जो है देखा। और साथ ही जो ये 4 यात्री थे, कैप्टन प्रशांत नायर, कैप्टन जो है अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और कमांडर शुभांशु शुक्ला, इन सभी को सम्मानित भी किया गया। ठीक है, देखो इसमें क्या किया जाएगा, इसमें जो टेस्ट किए जा रहे हैं, टेस्ट कैसे किए जा रहे हैं, जैसे अबार्ट मिशन 1 मैंने करंट अफेयर में पढ़ाया था जब इसका टेस्टिंग की गई थी, याद करिए। ठीक है, तो उसको क्या किया जाएगा, जैसे उड़ान भरते समय अगर मिशन में कोई गड़बड़ी आ जाती है तो क्रू मॉड्यूल के साथ में, क्रू मॉड्यूल जो है वो यान से अलग हो जाएगा, कुछ समय तक उड़ेगा। इसके बाद में श्री हरिकोटा से 10 किलोमीटर दूर समुद्र में उतरेगा, और नेवी वहां पे तैयार खड़ी होगी, और नौसेना क्या करेगी, वहां से यात्रियों को सुरक्षित वापस लाएगी। इसके लिए टेस्टिंग की गई है। ठीक है, कि अगर देखिए सारे मेजर्स देखे जा रहे हैं, अगर कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो उससे कैसे निपटा जाएगा, यात्रियों को कैसे सुरक्षित लाया जाएगा, ये सभी चीज़ों की टेस्टिंग हो रही है। ठीक है, इसके बाद पहला मानव रहित होगा, दूसरा क्या होगा, रोबोट भेजा जाएगा, और तीसरी बार जो भेजा जाएगा उसमें जो है मानव को भेजा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर गगनयान मिशन सफल होता है तो भारत उन देशों की खास सूची में शामिल हो जाएगा जिन्होंने अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है, और वर्तमान में ऐसा मुकाम हासिल करने वाले केवल अमेरिका, रूस और चीन है, जैसा मैंने बताया। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। इसी के साथ एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। ठीक है, और बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। हम लोग देखेंगे अग्निवीर स्कीम के बारे में कि आखिरकार अग्निवीर स्कीम, जिसकी अभी नए इलेक्शन होने के बाद से बहुत ज़्यादा चर्चा में रही है, तो अग्निवीर स्कीम जो है वो कैसे डिफर है बाकी नॉर्मल जो है जो आर्मी का रिक्रूटमेंट है, तो उनसे नॉर्मल आर्मी से आखिरकार अग्निवीर कैसे अलग है, तो उसको हम बहुत डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ धन्यवाद आप सभी का।